जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात को देखेंगे। कुछ ही सिलेक्टेड वाटरफॉल है जिसे एग्जामिनर सभी एग्जाम में पूछते हैं। हम उन्हें अच्छी तरह पढ़ेंगे और उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे। आने वाले कोई भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो इस वीडियो के पश्चात आप आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो देर न करते हुए हम सबसे पहले कर्नाटक राज्य के प्रमुख जलप्रपातों को देख लेते हैं। तो कुंचिकल जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है। यह वाराही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, इसे ध्यान रखेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य के कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है, इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। जोग गुरसप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग और गुरसप्पा जलप्रपात का आधुनिक नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। यह कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर स्थित है। इससे जुड़े प्रमुख धारा को एग्जाम में पूछा जाता है। राजा रानी धारा यह जोग जलप्रपात पर स्थित है। रोरर और रॉकेट, राजा रानी और रोरर और रॉकेट यह चारों जल धारा को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। गोकक जलप्रपात यह कर्नाटक राज्य के घाट प्रभा नदी पर स्थित जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का एक जलप्रपात को याद रखेंगे साथियों। चित्रकूट जलप्रपात यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात का मान्यता प्राप्त है, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। नियाग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया यह चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के कुछ जलप्रपात को देख लेते हैं दोस्तों। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यह जबलपुर के निकट स्थित है। भेड़ाघाट जल पर्यटक स्थल धुआंधार जलप्रपात के पास ही है, इसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। कपिलधारा जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एना जलप्रपात यह मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। एना जलप्रपात तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भालकुंड जलप्रपात यह भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का बीहड़ नदी पर स्थित चचाई जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मेघालय में दो जलप्रपात को याद रखेंगे जो बखूबी एग्जाम में पूछा ही जाता है। वेनिया जलप्रपात यह मेघालय राज्य में स्थित है। नोहकलिकाई जलप्रपात इसका खासियत है कि यह वर्षा जल के द्वारा बहती है। वर्षा जल के संचय से कलिकाई जम जाती है, इससे हम याद रखेंगे। यह मेघालय में नोहकलिकाई जलप्रपात जो वर्षा जल के संचय द्वारा बहती है। आगे देखते हैं। राजस्थान में स्थित चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है, इसे याद रखेंगे। तमिलनाडु राज्य में स्थित केलियूर जलप्रपात यह सिरोय की पहाड़ी पर स्थित है, इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का काफ़ी प्रसिद्ध जलप्रपात है वसुधारा जलप्रपात, यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। उसके बाद उड़ीसा राज्य का बरेही जलप्रपात देख लेते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है, इसलिए एग्जामिनर यह क्वेश्चन पूछता है। आगे देख लेते हैं। बरेही जलप्रपात उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे गोवा और कर्नाटक राज्य के सीमा पर स्थित दूध सागर जलप्रपात काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। देखते हैं। झारखंड राज्य का हुंडरू जलप्रपात यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे छोटा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात को कहते हैं। आज विभिन्न नदियों के किनारे स्थित शहर और उससे बनने वाले सारे एक्स्ट्रा पॉइंट को अच्छी तरह कवर करेंगे, जो हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इस छोटी सी वीडियो को काफ़ी कम समय में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे। विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लेने के बाद एग्ज़ाम में आए हुए इस नगर नदी टॉपिक का हर प्रश्न आप अच्छी तरह बना पाएंगे। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। तो सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी के किनारे स्थित कौन कौन सा शहर है। तो हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत में गंगा नदी मैदानी इलाके में हरिद्वार से ही प्रवेश करती है।
तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है कानपुर। कानपुर में गंगा नदी बहती है। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो उसका आंसर कानपुर हो जाएगा। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वाराणसी, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी का 80 घाट काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रयागराज, प्रयागराज का प्राचीन नाम था इलाहाबाद। प्रयागराज भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जो कि सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। कन्नौज, कन्नौज शहर उत्तर प्रदेश राज्य में है। यह इत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है कन्नौज। पटना, पटना बिहार की राजधानी है, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह भी याद रखेंगे। फतेहपुर, फतेहपुर गंगा नदी के किनारे है। फतेहपुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फतेहपुर को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, यह सब याद रखेंगे। मुंगेर, मुंगेर बिहार राज्य में स्थित है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे स्थित है। मुंगेर, मुंगेर को अपनी राजधानी नवाब मीर कासिम ने बनाया था। नवाब मीर कासिम बंगाल का नवाब था, जो मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर अपना राजधानी लेकर आया था। उसके बाद बक्सर, बक्सर बिहार में पड़ता है। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, जो अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। बक्सर गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आता है साहिबगंज। साहिबगंज झारखंड राज्य में स्थित है, यह भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। फरक्का, फरक्का बराज, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यह गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद आता है बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह गंगा नदी के किनारे है। बलिया के बाद ही गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं अब ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित शहर। तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे भी काफ़ी शहर स्थित है। सबसे पहले आता है माजुली। माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप है। माजुली असम में पड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि विश्व के सबसे बड़ी नदीय द्वीप कौन सा है, तो माजुली ब्रह्मपुत्रा नदी। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ असम राज्य में स्थित है। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी, गुवाहाटी कामाख्या मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। गुवाहाटी में अम्बुबाची का मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी गुवाहाटी में बहती है, याद रखेंगे। तेजपुर, तेजपुर की लीची को जीआई टैग मिला है, जो कि असम में स्थित है। यह भी तेजपुर ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडेक्स, यह 10 सालों के लिए दिया जाने वाला इंडेक्स है। धुबरी, धुबरी असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। नेशनल वाटरवे 2 पे स्थित है धुबरी से सादिया तक। धुबरी से सादिया को नेशनल वाटरवे 2 के नाम से जाना जाता है, यह हम ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर। गोदावरी को सबसे पहले दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो गोदावरी नदी, और दक्षिण गंगा बोलेगा तो कावेरी नदी, यह हम याद रखेंगे। गोदावरी नदी के किनारे स्थित पहला शहर है नासिक। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। कुंभ मेला 4 जगह आयोजित किया जाता है। पहला है नासिक, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद प्रयागराज, फिर हरिद्वार। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और प्रयागराज संगम पे गंगा यमुना सरस्वती के किनारे स्थित है, और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। नांदेड़, नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, यह भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राजमुंद्री, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में एक जगह है, जो कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थित है। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं हम कावेरी नदी के किनारे स्थित शहर। तो कावेरी नदी के किनारे भी कई शहर स्थित हैं। मैसूर और श्रीरंगापट्टनम, यह कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है, और तंजावुर और तिरुचिरापल्ली, यह दोनों शहर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सबसे पहले देखते हैं मैसूर। मैसूर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान एकमात्र ऐसे शासक थे जिससे अंग्रेज काफ़ी डरते थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी, जो श्रीरंगापट्टनम में हुई थी। अगला देखते हैं श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तंजावुर, तंजावुर तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने
राजराज प्रथम ने करवाया था, यह याद रखेंगे। तिरुचिरापल्ली में भी कावेरी नदी स्थित है। अब आगे देखते हैं साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर। तो साबरमती के किनारे स्थित शहर गुजरात का 2 शहर है। गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में स्थित एक शहर है जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक किया गया। याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर। तो नर्मदा नदी के किनारे भी कई शहर स्थित हैं। सबसे पहले जबलपुर देखते हैं। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात काफ़ी प्रसिद्ध है, यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। होशंगाबाद, होशंगाबाद शहर भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भरूच, भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। आगे देख लेते हैं सतलुज नदी के किनारे स्थित शहर। तो सतलुज नदी का शुरुआत भारत में सिपकिला दर्रा से होता है। सिपकिला दर्रा के थ्रू ही सतलुज नदी भारत में इंटर करता है। सबसे पहले देखते हैं इस शहर का नाम फिरोजपुर। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे स्थित है। फिरोजपुर कांच की चूड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती है। लुधियाना, लुधियाना शहर भी सतलुज नदी के किनारे है, याद रखेंगे हम। बेतवा नदी के किनारे स्थित, बेतवा नदी के किनारे स्थित 2 शहर हैं जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची, सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। स्तूप वह होता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सांची और ओरछा यह दोनों शहर बेतवा के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित शहर। तो उड़ीसा का राउरकेला शहर ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट का निर्माण जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है और भिलाई स्टील प्लांट का रूस के सहयोग से बनाया गया है। बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से बनाया गया है तथा दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। ओडिशा का शोक किसे कहते हैं? तो ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। अतः बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, जो कि बिहार में उत्तरी बिहार में काफ़ी बाढ़ और तबाही लाती है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर। तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। सूरत को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, अतः डायमंड सिटी के भी नाम से जानते हैं। सूरत में प्रथम बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया गया, याद रखेंगे। स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित शहर। तो जमशेदपुर टाटानगर झारखंड में स्थित है। यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं जमशेदपुर को। टिस्को यह भी जमशेदपुर में स्थित है। टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला देखते हैं तीस्ता नदी के किनारे स्थित शहर। तो तीस्ता नदी के किनारे स्थित शहर जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल है। तीस्ता नदी की उद्गम सिक्किम से हुई है। अगला देख लेते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित शहर। तो यमुना नदी के किनारे भी कई शहर स्थित हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का मथुरा, यह भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर उत्तर प्रदेश का, यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया था? तो सबसे पहले आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1505 ईस्वी में करवाया था। आगे देखते हैं महानदी के किनारे स्थित शहर। तो महानदी के किनारे स्थित शहर कटक है। कटक उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहाँ स्थापित किया गया है। संबलपुर यह भी उड़ीसा राज्य में पड़ता है। महानदी में भारत की सबसे लंबी बांध बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? हीराकुंड डैम। आगे देख लेते हैं सरयू के किनारे स्थित शहर। तो सरयू के किनारे फैजाबाद और अयोध्या, यह दोनों शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे स्थित शहर। तो विजयवाड़ा अमरावती, यह दोनों शहर कृष्णा नदी के किनारे स्थित हैं। आगे देख लेते हैं गोमती नदी के किनारे स्थित शहर। तो गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है
जौनपुर और सुल्तानपुर, यह तीनों गोमती नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है, याद रखेंगे हम। मांडवी नदी के किनारे स्थित शहर, तो गोवा की राजधानी पणजी है, यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुबली नदी के किनारे स्थित है और ग्वालियर मध्य प्रदेश चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगे देख लेते हैं भीमा नदी के किनारे स्थित शहर, तो पंढरपुर शहर भीमा नदी के किनारे स्थित है। मदुरै वैगई नदी के किनारे स्थित है, यह एग्जाम में हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। कोटा राजस्थान का शहर कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। आगे देख लेते हैं उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, पहले भी बता चुके हैं। गाजियाबाद यह एनटीपीसी में एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन बंदरगाह था जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का शहर है, वह राप्ती नदी के किनारे है। और सूरत है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, यह हम बारीक अंतर ध्यान रखेंगे। रामगंगा नदी के किनारे स्थित शहर, तो उत्तर प्रदेश का बरेली और मुरादाबाद, यह दोनों शहर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। वैदिक काल में झेलम नदी को विदिशा के नाम से जाना जाता था। आगे देख लेते हैं केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, यह दोनों शहर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हम आज भारत के प्रमुख झील से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके झील से बनने वाले सभी प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। तो देर न करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य में उपस्थित प्रमुख झील। उत्तराखंड राज्य में अनेक झील उपस्थित है जिसके अंत में ताल लगा हुआ रहता है। सबसे पहला है सातताल झील, राकसताल झील, नैनीताल झील जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेक डिस्ट्रिक्ट झील किसे कहते हैं, तो नैनीताल झील को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मालाताल झील उत्तराखंड राज्य में उपस्थित है। देवताल झील, देवभूमि, यह भी उत्तराखंड को कहते हैं, तो देवताल झील उत्तराखंड राज्य में है। नौकुचिया ताल झील, यह भी उत्तराखंड राज्य में है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं इसलिए कि रूपकुंड झील में बहुत सारे हड्डी कंकाल पाए गए हैं, इसलिए इसे रहस्यमयी झील कहते हैं। यह काफ़ी पुराना झील है। और ताल से बनने वाले 3 झील हैं जो अन्य राज्यों में हैं, जिसे हम याद रखेंगे। उसके बाद सभी बनने वाले ताल वाले झील उत्तराखंड राज्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आगे हम ताल से बनने वाले प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 झील है, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। सूरज और चंद्रताल दोनों हिमाचल प्रदेश में है, इसे हम अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में उपस्थित झील, तो रामगढ़ ताल झील उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फुलहर झील, यह तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश राज्य में है, आप पिक्चर के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं साथियों, जम्मू कश्मीर राज्य में भी बहुत सारे झील उपस्थित हैं। सबसे पहले देखते हैं अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील। यहाँ हम ध्यान दे रहे हैं कि नागिन वाले झील बनने वाले सभी जम्मू कश्मीर राज्य में उपस्थित है। मानसबल झील, डल झील, अंचार झील, वुलर झील, यह चारों हम ध्यान रखेंगे। मानसबल झील, डल झील, अंचार झील, वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन है, तो हमारा राइट आंसर वुलर झील जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अब राजस्थान में उपस्थित प्रमुख झीलों को, तो राजसमंद राजस्थान में राजा राजवाड़ों और बहुत बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे प्राचीन इतिहास में। तो राज से राजस्थान हम टिक कर देंगे। और राजाएं क्या चाहते थे, जय चाहते थे, यानी कि अपना विजय चाहते थे। तो जयसम्मत झील भी राजस्थान में है। और राजा लोग फतेह चाहते थे, यानी कि जीत। फतेह सागर झील राजस्थान राज्य में है। डिडवाना झील और नक्की झील, यह दोनों भी राजस्थान राज्य में स्थित है। सांभर झील, यह राजस्थान में स्थित है। इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि सांभर झील को भारत का खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कहा जाता है।
भारत में सबसे बड़े अंतःस्थलीय खारे पानी का झील पूछा जाता है तो सांभर झील हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिक्किम में उपस्थित झील। तो सिक्किम का एक फेमस झील है चलामू झील। इसकी खास विशेषता यह है कि चलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चलामू झील, सिक्किम राज्य। तेलंगाना का एक फेमस झील है हुसैन सागर झील, जिसकी आकृति हार्ट शेप में है। यह पूछा नहीं जा चुका है, लेकिन यह आगे भावी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे हम ध्यान रखेंगे। हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मणिपुर का एक लोकटक झील जो काफ़ी प्रसिद्ध है। इस झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क उपस्थित है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ का संघाई हिरन, जिसे डांसिंग डियर कहते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। यह पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील है। कौन सा, तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील है। आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रमुख झील है कोलेरू झील। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील उस झील को कहते हैं जो समुद्र के किनारे उपस्थित समुद्र के जलों द्वारा बन जाता है, उस झील को लैगून झील कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश का कोलेरू झील दूसरी सबसे भारत की बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश राज्य में और 16% भाग तमिलनाडु राज्य में उपस्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोलेरू झील किस राज्य में उपस्थित है, तो इसका पहला आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहेगा तो तमिलनाडु राज्य आंसर हो जाएगा। इस झील के निकट सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र उपस्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कोलेरू झील के निकट उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र का लोनार झील काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण पृथ्वी से उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। किसका, तो लोनार झील का निर्माण पृथ्वी से उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। हाल ही में इसके जल का रंग गुलाबी हो गया है। यह खारे पानी का झील है, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, केरल का पेरियार झील। केरल में पेरियार झील और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, यह भी केरल राज्य में है, तो इसे याद रखेंगे। अष्टमुदी झील, यह केरल राज्य में है। वेम्बनाथ झील, यह केरल राज्य में है। वेम्बनाथ झील से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखेंगे। यह भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील प्रश्न पूछा जाएगा तो वेम्बनाथ झील हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केरल में उपस्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। केरल में उपस्थित लैगून झीलों को किस नाम से जानते हैं, तो कयाल के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा राज्य में उपस्थित चिलिका झील। यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का तटीय झील है। यह भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। यह उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। उड़ीसा राज्य में उपस्थित तट को क्या नाम जानते हैं, उत्तरी सरकार तट के नाम से प्रसिद्ध है। चिलिका झील उत्तरी सरकार तट पे ही स्थित है। आगे देख लेते हैं, असम का चपनाला झील कुछ राज्य में उपस्थित प्रमुख झील है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। असम का चपनाला झील, चंडीगढ़ में सुखना झील उपस्थित है। लद्दाख में पेंगोंग झील जो भारत और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है, लद्दाख का पेंगोंग झील। आगे देख लेते हैं, झीलों से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में हमेशा बार बार पूछा जा चुका है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची झील चलामू झील सिक्किम राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत झील है जो कि यूपी राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाथ झील जो कि केरल राज्य में उपस्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिलिका झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिलिका झील है उड़ीसा में। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो हमने पढ़ा वुलर झील सबसे मीठी पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सबसे बड़े खारे पानी का अंतःस्थलीय झील सांभर झील है जो भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। झीलों का शहर किसे कहते हैं, तो झीलों का शहर उदयपुर को कहते हैं जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, इसे हम ध्यान रखेंगे। आज हम काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पोर्ट्स खेल कूद से बनने वाले टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी प्रश्न इस बार एग्जाम एसएससी जीडी में पूछे गए हैं।
स्पोर्ट्स यह इतना ज़रूरी टॉपिक है कि कोई भी एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हुए हम इन टॉप 50 प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यह है कि लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं, इसे याद रखेंगे। मोहन बागान फुटबॉल क्लब है, यह किस शहर में स्थित है? तो मोहन बागान फुटबॉल क्लब कोलकाता शहर में स्थित है। चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो बेंगलुरु में चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन सबसे पहला बार किया गया था। शतरंज के क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो शतरंज के क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहते हैं। प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? तो मणिपुर राज्य से प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम निवास करती हैं। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ? तो 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण हुआ। अब इसका नाम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर दिया गया है। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस कब आयोजित की गई थी? तो 2011 ईस्वी में भारत में पहली बार फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं, किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी जीती है? तो अब तक मुंबई का नाम से सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी है। बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो तैराकी खेल में बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगा खा गोल्ड कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा गोल्ड कप हॉकी में दिया जाता है, इसे हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी में मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। सीडो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किया जाता है, इसे याद रखेंगे। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ग्रांट गोवन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। यह सभी प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया है इस बार। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी खेल में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग को क्या नाम है? तो मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग को लाइट कहते हैं। नाम है लाइट, लेकिन सबसे भारी भार वर्ग है। 1936 में बर्लिन हॉकी भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? 1936 में बर्लिन में हॉकी टीम का भारतीय कप्तान का नाम मेजर ध्यानचंद था, इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। द वॉल किस भारतीय क्रिकेटर को कहते हैं? द वॉल के नाम से कौन से भारतीय क्रिकेटर जाने जाते हैं? तो राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से जाना जाता है। हॉकी इंडिया लीग HIL की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2013 में हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई थी। ब्रोबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्रोबेन क्रिकेट स्टेडियम महाराष्ट्र में स्थित है, इसे याद रखेंगे। ओलंपिक में पहले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा ओलंपिक में पहले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। मानिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं मानिका बत्रा, याद रखेंगे। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस शहर में है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। 25वां, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था। किसे भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को कहा जाता है। भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ? तो 1982 ईस्वी में भारत में दूसरी बार एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं साथियों। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो टीम के कोच को द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया जाता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान किस शहर में स्थित है? तो पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। टेस्ट मैच में पहला शतक किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया था? तो लाला अमरनाथ के नाम से पहला शतक टेस्ट में रिकॉर्ड है, याद रखेंगे। पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो एथेंस में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन मीराबाई चानू का खेल है। सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से सुल्तान जौहर कप स्थित संबंधित है। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो डुरंड कप भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट बाद होती है? तो 30 मिनट के बाद हाफ टाइम होती है हॉकी मैच में। कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो 40 मिनट की अवधि में कबड्डी का
हाफ टाइम होती है। महिला बैडमिंटन ट्रॉफी का नाम क्या है? तो उबेर कप महिला बैडमिंटन ट्रॉफी है। किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की थी? तो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भारत में किया गया था। मेजर ध्यानचंद का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बास्केटबॉल में शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे हम याद रखेंगे। सर्वप्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर में सर्वप्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीती है? तो अब तक भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप सिर्फ एक बार जीता है, इसे याद रखेंगे साथियों। आगे देखते हैं, ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ? तो 1896 में ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था। साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारा यह मेहनत और कंटेंट आपको पसंद आता हो तो हमारी इस छोटी सी परिवार को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल छोटा है परंतु आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से आप सभी को जरूर लाभ होगी। आगे प्रश्न देख लेते हैं 44। ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो केडी जाधव ने ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत हुई थी। एशियाई खेल का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो एशियाई खेल का पहला संस्करण दिल्ली में 1951 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो महिला हॉकी से गुरु नानक ट्रॉफी संबंधित है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। सवाई मानसिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है। आगे देख लेते हैं लास्ट, बेसबॉल खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बेसबॉल खेल के मैदान को डायमंड के नाम से जानते हैं, इसे याद रखेंगे। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला बार विश्व कप क्रिकेट का जीता था। तो आज हम रेलवे एनटीपीसी एवं ग्रुप डी में पूछे गए अनुच्छेद टॉपिक से सभी सवालों को देखेंगे। इस छोटी सी वीडियो में सभी शिफ्ट में आए हुए अनुच्छेद के प्रश्नों को देखेंगे। अनुच्छेद और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को फुल डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ से आपको हर सवाल आगे आने वाले एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अतः इसे हम देर न करते हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। उसी तरह अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 में वर्णन किया गया है। 52 से हम 11 जोड़ेंगे तो 63 आएगा, उसी तरह 11 जोड़ेंगे 63 में तो 74 आएगा। इस कीवर्ड के द्वारा हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अनुच्छेदों को याद रखेंगे। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति के भांति राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को विधिक सहायता लेने की शक्ति प्रदान की गई है। आगे देख लेते हैं साथियों, राज्यपाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो राज्यपाल के बारे में वर्णन अनुच्छेद 153 में किया गया है। राष्ट्रपति का 52 में एक जोड़ेंगे तो 153 हो जाएगा। तो 52 153 में राज्यपाल के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल नहीं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, अनुच्छेद 154 में वर्णित है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रत्येक राज्यों में राष्ट्रपति के द्वारा एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है, अनुच्छेद 155 में यह वर्णित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों 3, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान है? तो नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है अनुच्छेद 16, इसे हम याद रखेंगे। अनुच्छेद 17 के बारे में वर्णन किया गया है छुआछूत का अंत, जिसे अस्पृश्यता का अंत कहते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है, जो टाइटल को समाप्त किया गया है। मूल अधिकार पहले 7 थे और अब इसकी संख्या घटाकर 6 कर दी गई है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 300A विधिक अधिकार में रख दिया गया है। इसे याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अभी भी अनुच्छेदों की संख्या 395 ही हैं, परंतु इसे क ख ग ABCD के रूप में संख्याओं को बढ़ाया जाता है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और इसकी संख्या 12 हो गई है। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मूल संविधान में 22 भाग थे, अब इसकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। इसे भी याद रखेंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का स्रोत अमेरिका के संविधान से भारत में लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किसे कहा था? तो अनुच्छेद 32 को। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं। रीटों की संख्या 5 है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, संघ की राजभाषा संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संघ की राजभाषा हिंदी है, हम जानते हैं, और लिपि देवनागरी है। हिंदी राजभाषा अनुच्छेद 343 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 ही जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार, वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पर्यावरण के बारे में अनुच्छेद 48A में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन का वर्णन करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में गठित किया गया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में गठित किया गया। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में गठित किया गया है। यह हम याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल के बारे में 360 अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात जो 352 में वर्णित किया गया है, और दूसरा है राष्ट्रपति शासन जो 356 में वर्णित किया गया है, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, और राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है भारत में। आगे देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार, बेगार एवं बालात श्रम प्रतिषेध के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 24 में 24 से हम याद रखेंगे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों में प्रतिषिद्ध किया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? तो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 हो सकती है। उसी तरह लोकसभा में 552 सीटें निर्धारित की गई हैं और राज्य में 250 सीट निर्धारित की गई हैं। जिस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है उसमें न्यूनतम सीटों की संख्या 40 रखना अनिवार्य है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। यह प्रक्रिया सांसदों द्वारा चलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 326 में वर्णित किया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया था। इसे हम याद रखेंगे। अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आगे देख लेते हैं साथियों।
14 राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य में विधान परिषद का अनुच्छेद 169 में वर्णन किया गया है और उसी तरह विधानसभा का गठन अनुच्छेद 168 में वर्णन किया गया है। यह तीनों अनुच्छेद काफ़ी सरल है, इसलिए हम इसे सरल के ट्रिक से याद रखेंगे। स से संसद जो अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है और र से राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है और ल से लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है। इस कीवर्ड के द्वारा हम याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन किया जाता है। यह संसदों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारत में लिया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी एक होगा, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। उसी तरह अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है, जिसे हम कैग कहते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। आगे देख लेते हैं 17 अनुच्छेद 35A कब जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 35 से भारतीय संविधान में 1954 में जोड़ा गया। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 का वर्णन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज भाग 9 में जोड़ा गया। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट भी आई है। धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। कौन सा विधेयक मनी बिल है या साधारण बिल है, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया है। संयुक्त बैठक का आहूत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु इसका अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, तो बजट से याद रखेंगे अनुच्छेद 112 में ब से बजट और ब से 12, अनुच्छेद 12 में 112 में बजट के बारे में वर्णन किया गया है। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ग्राम पंचायत का वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। आगे देख लेते हैं 21 राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो पृथकीकरण कहा जाता है, यानी कि 50-50। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण का वर्णन किया गया है। उसी तरह अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और विदेशी देशों के बीच में संबंध अनुच्छेद 51 में निर्धारित किया गया है। आगे देख लेते हैं अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त की गई है? भारत में मदरसा और ट्राइबल स्कूल चलाया जाता है, जो अनुच्छेद 30 के तहत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बतलाया गया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की धारा 371 किस राज्य को विशेष अधिकार देती है? तो नागालैंड राज्य को धारा 371 विशेष अधिकार देती है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से हटा दिया गया है। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपकी थोड़ी सहायता कर पाया होऊंगा। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।